नमस्कार। कहानियों के इस सफ़र में आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे काशीनाथ सिंह जी की कहानी तीन काल कथा। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, यदि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आप सबको पसंद आती हों तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अकाल। यह वाकया दूधी तहसील के एक परिवार का है। पिछले रोज 4 दिनों से गायब मर्द पिनपिनाया हुआ घर आता है और दरवाजे से आवाज़ देता है। अंदर से पैर घसीटती हुई उसकी औरत निकलती है। मर्द अपनी धोती की मुरी से 10 रुपए का एक मुड़ा तुड़ा नोट निकालता है और औरत के हाथ पर रखकर बोलता है, जब वह शाम को लौटे तो उसे खाना मिलना चाहिए। औरत चिंतित होकर पूछती है, अनाज कहाँ है? जहन्नुम में, मर्द टपट कर कहता है और बाहर निकल जाता है। औरत नोट को गौर से देखती है और जतन से ताक पर रख देती है। वह अपने 4 साल के लड़के को, जो खेलते खेलते सो गया है, जगाती है और कहती है, तुम घर देखो, मैं अभी आ रही हूँ। लड़का आंख मलता है और वह उसे लौटकर अपने साथ बाजार ले चलने का लालच देती है। लड़का चुपचाप अपनी माँ को देखता रहता है। औरत कटकटाए बर्तनों को उठाती है और मलने के लिए बाहर चली जाती है। वह चटपट बर्तन मलकर घर आती है और चौखट पर पहुंचकर दंग रह जाती है। नीचे ज़मीन पर नोट के टुकड़े पड़े हैं। वह बर्तन फेंककर ताक के पास जाती है। नोट नदारद। लड़का खटिया पर जस का तस लेटा है। वह गुस्से में है और मुंह फुलाए है। वह लड़के को खींचकर मारना शुरू करती है और थक जाती है और रोने लगती है। शाम को मर्द आता है और चौक में पीढ़े पर बैठ जाता है। वह औरत को आवाज़ देता है, तुरंत खाना दो। औरत आंगन में बैठे बैठे बताती है कि जब वह बर्तन मलने गई थी, लड़के ने नोट को फाड़ दिया था। मर्द अपनी सूखी जांघ पर एक मुक्का मारता है और उठ खड़ा होता है। वह लपक कर चूल्हे के पास से हंसुआ उठाता है और आंगन में खड़ा होकर चिल्लाता है, अगर कोई मेरे पास आया तो उसे कच्चा खा जाऊंगा। उसका मुंह अपनी औरत की ओर है। औरत उसे बिना देखे सुने बैठी रहती है। मर्द झपट्टा मारकर लड़के को उठाता है और उस पर चढ़ बैठता है। फिर हंसुआ को झंडे की तरह तानकर औरत को ललकारता है, कच्चा खा जाऊंगा। औरत उसकी ओर कतई नहीं देखती। मर्द लड़के के गले पर हंसुआ दबाता है और गुस्से में कांपता है, साले तुझे हलाल करके छोड़ूंगा, और अपने होंठ भींच लेता है। लड़का, जो बिना चीखे चिल्लाए रोए उसके घुटनों के बीच दबा है, किसी तरह सांस लेता है। ओह, ऐसे नहीं, धीरे धीरे। और पुलिस दूसरी सुबह नियमानुसार मर्द के साथ अपना फर्ज पूरा करती है। पानी। पुलिस को खबर दी जाती है, 7 दिनों से भूखा निठोहर कुएं में कूद गया है और वह बाहर नहीं आ रहा है। इसमें परेशानी क्या है? पुलिस पूछती है। हुजूर, वह मरना चाहता है। अगर वह यही चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? पुलिस फिर कहती है और समझाती है कि वे उसके लिए मर जाने के बाद ही कुछ कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। उन्हें इसके लिए फायर ब्रिगेड दफ्तर को खबर करनी चाहिए। खबर करने वाले चिंतित होते हैं और खड़े रहते हैं। साहिब, वह कुएं में मर गया तो हम पानी कहाँ पिएंगे? उनमें से एक आदमी हिम्मत के साथ कहता है। क्यों? एक ही कुआं है, वह संकोच के साथ धीरे से कहता है। दूसरा आदमी बात और साफ करता है। उस कुएं को छोड़े पानी के लिए हमें 3 कोस दूर दूसरे गांव जाना पड़ेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद 2 सिपाही कुएं पर आते हैं। वे झांक कर देखते हैं। पानी बहुत नीचे चला गया है और वहाँ अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। पानी की सतह के ऊपर एक किनारे बरोब पकड़े हुए निठोहर बैठा है, नंगा और काला। सिपाही होली का मजा किरकिरा करने के लिए उन्हें गालियाँ देते हैं और डोर लाने के लिए कहते हैं। डोर लाई जाती है और कुएं में ढील दी जाती है। सिपाही अलग अलग और एक साथ चिल्लाकर निठोहर से रस्सी पकड़ने के लिए कहते हैं। रस्सी निठोहर के सामने हिलती रहती है और वह चुपचाप बैठा रहता है। सिपाही उसे डांटते हैं, बाहर आना हो तो डोर पकड़ो। काफ़ी हो हल्ला के बाद निठोहर अपनी आंखें डोर के सहारे ऊपर करता है और फिर सिर झुका लेता है। पर डोर क्यों नहीं पकड़ रहा? एक सिपाही बस्ती वालों से पूछता है। बस्ती वाले बताते हैं वह डोर पकड़ने में नहीं, मरने के इरादे से अंदर गया है। वह भूख से तंग आ चुका है। सिपाही मस्खरी करते हैं कि क्या वे उनके निठोहर के लिए रोटी हो जाएं? सिपाहियों में से एक फिर चिल्लाता है कि अगर वह मरने पर ही आ गया है तो उसे कौन रोक सकता है,
लेकिन वह कम से कम आज नहीं मर सकता। आज होली है और यह गलत है। हाँ, वह किसी दूसरे दिन मर सकता है, जब हम न रहें, दूसरा सिपाही बोलता है। जवाब में निठोर के होठ हिलते हुए मालूम होते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं सुन पड़ती। क्या बोलता है? एक सिपाही पूछता है। मुंह चिढ़ा रहा है, दूसरा कहता है। नहीं, वह गालियाँ दे रहा होगा, बड़ा गुस्सैल है। दूसरी तरफ से अंदर झांकता हुआ एक आदमी कहता है। गालियाँ? खींच लो, तुम सब खींच लो डोर और साले को मर जाने दो। बाहर डोर पकड़े हुए बस्ती वालों पर एक सिपाही चीखता है। बस्ती वालों पर उसकी चीख का कोई असर नहीं पड़ता। जाने दो, गाली ही दे रहा है, गा तो नहीं रहा है। उसका साथी फिर मस्खरी करता है और ही करके हंसता है। अच्छा ठीक है, बाहर आने दो। सिपाही खुद को शांत करता है। डोर ऊपर खींच ली जाती है और उसे बाहर निकालने के लिए तरह तरह के सुझाव आने लगते हैं। तय पाया जाता है कि वह भूखा है और रोटियां देखकर ऊपर आ जाएगा, लेकिन सवाल पैदा होता है कि रोटियां कहाँ से आएं? अगर रोटियां होती तो वह कुएं में क्यों बैठता? फिर बात इस पर भी आती है कि उसे यहीं से चारा दिखाया जाए, मुलायम और नरम पत्तियां। क्यों, तुम सब उसे पाड़ा समझते हो? नाराज सिपाही पूछता है और अपना थलथल शरीर हंसी से दहलकाने लगता है। अंत में तय होता है कि कोई आदमी निकट के बाजार में चला जाए और वहां से कुछ भी ले आए। घंटे बाद पाव भर सत्तू आता है। सिपाही पूरी बुद्धि के साथ एक गगरे में सत्तू घोलकर निठोर के आगे ढील देता है। वह गगरे को हाथों में लेकर हिलाता है, उसमें झांकता है, सूंघता है, फिर एक सांस में पी जाता है। खाली गगरा फिर झूलने लगता है और ऊपर हंसी होती है। अच्छा बनाया उसने, एक सिपाही कहता है। अब तो वह और भी बाहर नहीं आएगा। बस्ती का एक आदमी उदास होकर कहता है। हाँ हाँ रुको, घबराओ नहीं। थलथल सिपाही अंदर झांकता हुआ हाथ उठाकर चिल्लाता है। दूसरे भी झांकते हैं। निठोर ने गगरा चिटाकर पानी पर फेंक दिया है और फंदा अपने गले में डाल लिया है। उसने फंदा पकड़ लिया है। पहला सिपाही चिल्लाता है। खींचो, मैं कहता हूँ खींचो साले को। दूसरा चीखता है और निठोर खींच लिया जाता है। उसकी उंगलियां फंदे पर कस गई हैं, जीभ और आंखें बाहर निकल आई है और टांगें किसी मरे मेढक सी तन गई हैं। सिपाही को करतब दिखाने का जरिया मिलता है और बस्ती वालों को पानी। प्रदर्शनी। खबर फैली है कि इस इलाके में अकाल देखने प्रधानमंत्री आ रही हैं। सरगर्मी बढ़ती है। जंगल के बीच से नमूने के तौर पर 50 कंगाल जुटाए गए हैं और 15 दिन तक कैंप में रहकर उन्हें इस मौके के लिए तैयार किया जाता है। स्वागत की तैयारियां शुरू होती हैं। फाटक बनाए जाते हैं, तोरण और बंदरवार सजाए जाते हैं, स्वागतम और शुभागमन लटकाए जाते हैं। जय हिंद के लिए दो नेताओं में मतभेद हो जाता है, इसीलिए यह नहीं लटकाया जाता। गाड़ियां इधर से उधर दौड़ती हैं और उधर से इधर। पुलिस आती है, पत्रकार आते हैं, नेता और अफसर आते हैं। सीआईडी की सतर्कता बढ़ती है। अपने क्षेत्रों के नेता लोगों को समझाते हैं कि वह उनकी आवाज़ है जो प्रधानमंत्री को यहाँ घसीट लाई है। इस तरह अगले चुनाव में उनकी विजय की भूमिका बनती है। दूसरे क्षेत्रों से आए नेताओं को कोफ्त होती है कि उनका क्षेत्र अकाल से क्यों वंचित रह गया। इस बीच अकाल भी जोर पकड़ लेता है। पेड़ों से बेल, महुए, करौंदे, कुनरू के बौर साफ हो चुके हैं। अब पेड़ नंगे होने लगे हैं। उनकी पत्तियां भरसक नर्म और मुलायम उठाई जा रही हैं और खाई जा रही हैं। ऐन वक्त पर प्रधानमंत्री आती हैं। वे 10 रुपए की साड़ी में 100 वर्ग मील की यात्रा करती हैं। कुछ ही घंटों में इतनी लंबी यात्रा लोगों को सकते में डाल देती है। प्रधानमंत्री खुश रहती हैं क्योंकि लोग भूखे हैं, फिर भी उन्हें देखने के लिए खड़े हैं। जनता प्रधानमंत्री के प्रति अपने पूरे विश्वास और विनय के साथ अकाल में मर रही है। अंत में प्रधानमंत्री का 10 मिनट तक कार्यक्रम होता है। रामलीला मैदान में कहीं कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि बाहर से लाए जाने वाले फल, गजरे, केले के गांच कंगालों के बीच सुरक्षित नहीं रह सकते। और ऐसे भी यह कार्यक्रम जश्न मनाने के लिए नहीं है। कार्यक्रम से पहले प्रदर्शनी के लिए तैयार किए गए 47 कंगाल लाए गए हैं। 50 में से 3 मर चुके हैं। कैंप में आने के 13वें दिन जब उन्हें खाने के लिए रोटियां दी गई तो वे पूरी की पूरी निगल गए, और हुआ यह कि रोटी सूखे गले में फंस गई और वे दिवंगत हो गए। प्रधानमंत्री उनके और सारी भीड़ के आगे अपना कार्यक्रम पेश करती हैं। वे धूप में एक चबूतरे पर आ खड़ी होती हैं। बोलने की कोशिश में होठों को कपाती हैं, आंखों को रुमाल से पोंछती हैं और सिर दूसरी ओर घुमा लेती हैं।
रुमाल के एक कोने पर सुर्ख गुलाब कढ़ा है। भीड़ गदगद होती है। इस मौन कार्यक्रम के बाद प्रसन्न चेहरे के साथ प्रधानमंत्री विदा लेती हैं। नारे लगते हैं, जय जयकार होती है और दूसरे शहर के सबसे बड़े होटल में प्रधानमंत्री पत्रकारों के बीच वक्तव्य देती हैं कि हम दृढ़ता, निश्चय और अपने बलबूते पर ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। अफसर खुश हो जाते हैं कि दौरा बिना किसी दुर्घटना के संपन्न हुआ है। भीड़ पहली बार अपने जीवन में प्रधानमंत्री का दर्शन पाकर चढ़ जाती है और वे 47 कंगाल घास और माथों की आंडी खाने के लिए जंगल की ओर हाँक दिए जाते हैं। कहानी आप सबको कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।